Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to learn about SYGC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 4, that is Business Services. And Business Services में हम लोगों ने banking part finish किया and इसके बाद में हम लोगों ने insurance start किया था, right? So again we are going to continuing with the same topic, that is insurance, right? चलो so start करते हैं हम लोग. As you can see here, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी फिनिश कर लिया है. इसके बाद में मरीन इंश्योरेंस भी हमारा फिनिश हो चुका है. एंड इन अवर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फायर इंश्योरेंस, राइट? सो एज यू कैन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है आपके लिए, दैट इज़ एग्जाम्पल्स. ओके, अभी एग्जाम्पल्स आपकी जो बुक में दिए हुए हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पे मैंने भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. विद द हेल्प ऑफ दोस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड द पॉलिसीज़. ओके, फायर इंश्योरेंस का जितना भी टॉपिक है, यहाँ पे आपको चीज़ों को रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ पॉलिसी समझना है कि वो पॉलिसी का मतलब क्या है. ओके, और एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट? सो एग्जांपल की हेल्प से आपको 100% ये समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या होता है. ठीक है, कौन से इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कौन सा है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फायर इंश्योरेंस. सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट. हमको बेसिक चीज़ें तो ऑलरेडी पता है. ओके, सो मीनिंग देख लेते हैं. अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाई द इंश्योरर एंड इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर. जो आग लगने की वजह से जो भी लॉस हुआ होगा इंश्योर्ड को, सो जो इंश्योरर होगा वो अमाउंट पे करेगा, इंडेमनीफाई करेगा. क्लियर? चलो, एनी प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर. ओके, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिस पे आपको डाउट है कि फायर की वजह से वो आपका लॉस हो सकता है, तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए, उस गुड्स के लिए यू कैन टेक फायर इंश्योरेंस. ओके, सो द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस. लाइटनिंग मतलब जो थंडर होता है, ओके, वो सारी चीज़ों में भी अगर आपका गुड्स लॉस होता है देन वो भी, उसके लिए भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय टेकिंग द फायर इंश्योरेंस. क्लियर? चलो, अब एग्ज़ाम यहाँ पे मेन आपका जो पार्ट है इस टॉपिक का वो स्टार्ट होता है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़. नंबर 1, सबसे पहला पॉलिसी जो है आपका, दैट इज़ वैल्यूड पॉलिसी. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यूड पॉलिसी? वैल्यूड पॉलिसी में जो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा उसको कंसीडर ना करते हुए कंपनी यानी इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ओके, इन दोनों मिलकर एक प्राइस डिसाइड करेंगे. ओके, और वही प्राइस पे इंश्योरर पॉलिसी देगा इंश्योर्ड को. यहाँ पे कॉस्ट नहीं देखेंगे. बेसिकली क्या होता है, वो गुड्स जिसका प्राइस स्पेसिफिकली हम बोल नहीं सकते कि क्या हो सकता है, जो चेंज होते रहता है प्राइस उस गुड्स का. ओके, उस गुड्स का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है. इसके लिए यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ये लोग डिसाइड कर लेते हैं. ओके, वैल्यू ले लेते हैं और उसके ऊपर जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड को पॉलिसी बेचता है. सी यार, आपको एग्जांपल की हेल्प से 100% समझ में आ जाएगा. अंडर दिस पॉलिसी, वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज़ एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो एग्री करना पड़ेगा जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वही टाइम पे दोनों को. द इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर. ओके, आपको कितना लॉस हुआ होगा फायर की वजह से, आपको गुड्स से कितना नुकसान हुआ, उससे मतलब नहीं है. एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होगा वो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, वही अमाउंट आपको इंश्योरर पे करेगा. सी, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में डिसाइड हुआ था कि कभी भी फायर अगर होगा गोडाउन में या कहीं पे भी, अगर उसका गुड्स लॉस हुआ तो वहाँ पे इंश्योरर जो होगा वो 1 लाख रुपया देगा इंश्योर्ड को. ये डिसाइडेड है. अब जब लॉस हुआ, फायर होने के बाद में 1 लाख का लॉस होने दो, 2 लाख का या 3 लाख का या 4 लाख का, कंपनी ने कितना प्रॉमिस किया था, इंश्योरर ने कितना प्रॉमिस किया था, 1 लाख. तो इंश्योरर इंश्योर्ड को 1 लाख रुपीज़ ही देगा. क्लियर? सिंपल है एकदम. राइट, चलो आगे देखते हैं. वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स whose value becomes difficult to calculate in case of loss by fire. मतलब उस गुड्स का जो एक्चुअल कॉस्ट है, उसका अमाउंट जो है वो डिफ़िकल्ट होगा कैलकुलेट करने में, इसलिए इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों मिलकर पॉलिसी
लेने के टाइम पे ही अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स। ओके, तो पेंटिंग्स का वैल्यू नहीं बता सकते हो, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। ऑलराइट, तो इन दिस केस यू कैन टेक वैल्यूड पॉलिसी। क्लियर? यहाँ पे सिंपल सा यही मतलब है कि अमाउंट डिसाइड हो जाता है। ओके, कॉस्ट कितना भी होने दो, लॉस कितना भी होने दो, उससे मतलब नहीं है। जो भी आपका एग्रीमेंट में होगा इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, उतना अमाउंट ही इंश्योर पे करेगा टू द इंश्योरर। क्लियर? चलो, फिर भी कुछ डाउट होगा, नहीं समझा होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं अभी। एवरेज पॉलिसी। So it is policy which contains an average clause. Okay, if the subject matter is not insured as per the exact market value or it is undervalued, then the insurer is liable to pay that percentage of the loss for which it is insured. Alright, see यहाँ पे मेरे को पता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि इसका मतलब क्या है, बट जब आप आओगे एग्जाम्पल पे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम लोग। अन आर्टिकल ऑफ रुपीज़ 50,000, एक 50,000 का आर्टिकल है, मतलब कॉस्ट कितना है आर्टिकल का 50,000 है। इज़ इंश्योर्ड फॉर द अबो वैल्यू ऑफ रुपीज़ 40,000, 40,000 में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ किया, मतलब 50,000 रुपया आपका गुड्स का वैल्यू है और 40,000 का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ किया है। 10 ओनली 80% इज़ इंश्योर्ड, मतलब 50,000 का आप देखोगे 80%, तो 40,000 आपका इंश्योर्ड है। मतलब अमाउंट जाने दो, जितना भी गुड अमाउंट है आपका यहाँ पे उसका 80%। ओके, तो 80% देखते आगे। अ फायर अकर्ड, फायर हुआ एंड लॉस वॉज ऑफ रुपीज़ 30,000, सिर्फ 30,000 का ही लॉस हुआ, लॉस 30,000 का हुआ, तो अमाउंट कितना मिलना चाहिए 30,000? नो, यहाँ पे कितना परसेंटेज पे बात हुआ था? 80% पे। तो जितना लॉस हुआ उसका 80%, जितना भी लॉस हुआ होगा उसका 80%, 30,000 लॉस हुआ तो आप यहाँ पे देखो द इंश्योरेंस कंपनी शाल पे ओनली रुपीज़ 24,000 इन दिस केस। 30,000 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा? 24,000। क्लियर? मतलब जितना भी अमाउंट है उसका आपने परसेंटेज डिसाइड कर लिया है और जितना भी आपको लॉस होगा, एक्चुअल जो लॉस होगा उसका 80% आपको कंपनी पे करेगी, मतलब इंश्योरर पे करेगा टू द इंश्योर्ड। क्लियर? चलो, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पॉलिसी इज़ टेकन फॉर रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख का आपने क्या लिया है? पॉलिसी परचेज़ किया है। द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 2 लैक्स, और आपका मार्केट वैल्यू कितना है गुड्स का? 2 लैक्स है। इनकर ड्यू टू फायर इज़ रुपीज़ 50,000, आपका फायर कितने का हुआ लॉस? 50,000 का। देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे रुपीज़ 25,000। ओके, मतलब ये लोग ने कितना डिसाइड किया होगा परसेंटेज? आपकी बुक के हिसाब से अगर जाओगे तो 50%, जो भी आपको लॉस होगा उसका 50%, तो 50,000 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा? 25,000। वेरी क्लियर, सिंपल एकदम। इसको बोलते हैं एवरेज पॉलिसी, मतलब जितना भी आपका लॉस हुआ होगा उसका एवरेज ये लोग निकालेंगे। चलो आगे देखते हैं। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी में क्या होगा, यहाँ पे आपने अगर ये पॉलिसी परचेज़ किया तो आपका जो भी गुड्स होगा, अगर आपका वो गुड्स फायर हुआ, फायर से लॉस हो गया, तो इसके बाद में आपको कंपनी कंपनसेशन पे नहीं करेगी, सीधा वो प्रॉपर्टी ही आपका रिप्लेस करके मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पे आपका अमाउंट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, जो गुड्स आपका फायर की वजह से लॉस हुआ वो गुड्स आपको रिटर्न मिल जाएगा। वेरी सिंपल। देखो, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस बाय फायर, जो भी लॉस बाय फायर की वजह से आपका गुड्स या प्रॉपर्टी लॉस हुआ होगा वो आपको कंपनी रिटर्न मिल देगी। क्लियर? सो इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपनसेशन, मतलब पैसा पे करने से बेटर फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर द प्रॉपर्टी इज़ रिप्लेस, कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे? सीधा प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर रही है आपके। क्लियर? वाइल पेइंग द कंपनसेशन द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब आपने एक गुड्स खरीदा था, से एग्जांपल 50,000 का गुड्स है। ओके, अब 3 साल के बाद में अगर ये आपका लॉस हो जाता है, आपने पॉलिसी परचेज़ किया, तो अभी 50,000 का गुड्स 3 साल पहले था, आज अभी इसका कुछ तो वैल्यू कम हुआ होगा डेप्रिशिएट होने के बाद में। ओके, मान लो कि 45,000 हो गया उसका 3 साल के बाद में, लेकिन कंपनी को इससे मतलब नहीं है। आपने गुड्स कितने का खरीदा था? 50,000,
तो कंपनी आपको रिप्लेस करके वही गुड्स वापस देगी। क्लियर। वाइल पेइंग द कंपनसेशन द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर इन री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेट ऑफ प्रीमियम है आपका, जो अमाउंट आप पे करोगे कंपनी को इस पॉलिसी को परचेज करने के लिए, वो बहुत हाई होता है, बिकॉज आपको सीधा गुड्स रिप्लेस करके मिल रहा है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। स्पेसिफिक पॉलिसी, द नेम इटसेल्फ सेइंग स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिलेगा। इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनाइट सम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है उससे मतलब नहीं है, कंपनी ने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया है, वो आपको मिल जाएगा। इफ़ देयर इज़ अ लॉस, अगर लॉस हुआ, स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। ओके, स्टेटेड अमाउंट, जो भी कंपनी ने स्टेटमेंट दिया होगा पहले, जो बोला होगा कि हम इतना पे करेंगे, उतना अमाउंट कंपनी को पे करना ही होगा। आगे देखते हैं। इन दिस पॉलिसी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट कंसीडर। जो एक्चुअल कॉस्ट है उस गुड्स का, उस चीज़ का, जो भी जिस पर भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ किया होगा, उसको वैल्यू नहीं देखेंगे। जो आपको लॉस हुआ उतना पैसा आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलो एग्जांपल देखते हैं इसी का ही, जो हम देख रहे हैं स्पेसिफिक पॉलिसी, उसी का एग्जांपल यहाँ पे अपने को दिया हुआ है। एक बार देखो तो आपको 100% आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, से फॉर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है वैल्यूड एट ₹1,50,000, 1,50,000 का वो आर्टिकल है। मिस्टर ए है, टेक्स अ पॉलिसी फॉर ₹90,000, उसने 90,000 का पॉलिसी परचेज़ किया है। आपका आर्टिकल का कॉस्ट क्या है? 1,50,000 है एक्चुअल कॉस्ट। ओके, आपने जो पॉलिसी की परचेज़ किया है दैट इज़ ₹90,000। ओके, यहाँ देखो आगे, इन केस फायर अकर्स एंड मिस्टर ए इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹40,000, 40,000 का उसको लॉस हुआ फायर की वजह से। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 1,50,000 का गुड्स का वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। आपने पॉलिसी कितने का परचेज़ किया? 90,000 का। ओके, आपको लॉस कितना हुआ? लेकिन खाली 40,000 का ही लॉस हुआ है। आगे देखो, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे इंटायर ₹40,000, जितना भी आपको लॉस हुआ कंपनी उतना आपको पे करेगी टू मिस्टर ए एंड नॉट प्रपोर्शनेट अमाउंट। ओके, आगे देखो, हावेवर इफ़ द लॉस इंकर्ड ₹1,20,000, अब यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? 1,20,000 का लॉस हो रहा है। पहले का 40 का लॉस हुआ था। ओके, तो आपको पूरा 40 मिल गया, लेकिन अभी कितना हुआ? 1,20,000। लेकिन आपने पॉलिसी कितने का परचेज़ किया था? आपको कितना कंपनी ने प्रॉमिस किया था? 90,000। तो ये आपको 1,20,000 नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कितना मिलेगा? 90,000। क्लियर। तो यही आपको समझना है। चलो आगे देखो, इफ़ द लॉस इनकर ₹1,20,000 देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली ₹90,000। मतलब कंपनी आपको जितना प्रॉमिस की है उतना पे करेगी, उससे कम लॉस हुआ तो कम पे करेगी, लेकिन जितना प्रॉमिस किया है उससे ज़्यादा लॉस हुआ तो वो ज़्यादा अमाउंट कंपनी पे नहीं करेगी। ओके, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं तो बोलता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करो। ओके, आपको 100% पूरा मार्क्स मिलेगा, नो डाउट कि आपको कम मार्क्स मिलेगा। क्लियर। एक बार सिर्फ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹1,00,000 इज़ इंश्योर्ड फॉर ₹75,000। 1,00,000 का प्रॉपर्टी है, 75,000 में आपने इसको पॉलिसी परचेज़ किया है इतना, एंड लॉस ड्यू टू फायर इज ₹40,000, 40,000 का लॉस हुआ। द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹40,000 ओनली, 40,000 ही पे करेगी इन फुल एज कंपनसेशन। क्यों? आपका पॉलिसी कितने का था? 75, कम का हुआ ना, तो कंपनी 40 पे करेगी। मान लो अगर 80 का लॉस हुआ होता तो भी आपको कंपनी कितना पे करती? सिर्फ 75,000 ही पे करती। क्लियर। चलो, तो ये था आपका स्पेसिफिक पॉलिसी। अब आता है फ्लोटिंग पॉलिसी। ओके, फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होगा? सपोज़ यू आर रनिंग योर बिजनेस, आप एक बिज़नेस चला रहे हो, जो आपका जो गोडाउन है जहाँ से आप गुड्स बना के बेचते हो, वो एक नहीं है, बहुत सारे गोडाउन्स है आपके, मैनी गोडाउन्स है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपका जो गुड्स होगा वो फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि कभी कोई बिकेगा, कोई रिटर्न आएगा। आप मैन्युफैक्चर करोगे तो जो आपका गुड्स है नंबर्स उसके बढ़ जाएंगे, फिर आप उसको सेल करोगे तो नंबर्स कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट होना मतलब कम ज़्यादा होते रहना। तो वो केस में आप कैसे लोगे पॉलिसी? वो केस में यू कैन टेक फ्लोटिंग पॉलिसी, जहाँ पे आपका जो वैल्यू है, जो नंबर्स है गुड्स का, वो कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप फ्लोटिंग पॉलिसी परचेज़ कर सकते हो।
क्लियर। चलो देख लेते हैं इसे। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस पे, और गोडाउंस, अलग अलग गोडाउंस में, और वेयर हाउस। ओके, वेयर हाउस हमको पता है, वेयर हाउस इज नथिंग बट द प्लेस, ओके, जहाँ पे आप गुड्स स्टोर करके रखते हो। चलो, सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके, फ्लक्चुएट मतलब कम ज़्यादा होते रहती है टाइम टू टाइम, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द ओनर टू टेक स्पेसिफिक पॉलिसी। तो इसके लिए आपको मालूम ही नहीं है कि आपका जो नंबर्स है, जो क्वांटिटी है गुड्स का, वो कम कितना है कितना नहीं है, यू डोंट नो अबाउट दैट, सो दैट इज़ वाई यू कैन टेक फ्लोटिंग पॉलिसी। सो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी, ओके, जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉलिसी भी बोलते हैं। सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम और एंड वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। एक ही अमाउंट आप पे करते हो कंपनी को, और सारे गोडाउंस में जितने भी आपके गुड्स रखे हुए वो सारे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। क्लियर, दिस इज़ योर फ्लोटिंग पॉलिसी। अब आते हैं एक्सेस पॉलिसी। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, देखो इसे। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट्स देन एक्सेस पॉलिसी मे बी टेकन बाय इंश्योर्ड अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल पॉलिसी। ओके, जब आपका गुड्स यहाँ पे भी अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप कौन सा पॉलिसी परचेज करोगे? एक्सेस पॉलिसी। द इंश्योर्ड विल टेक टू पॉलिसीज़, यहाँ पे जो इंश्योर्ड होगा वो दो पॉलिसी लेगा। से एग्जांपल, मैंने एग्जांपल आपको पीछे दिया है, वहाँ हम देखेंगे। ओके, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट फॉल, एंड अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट। इसका मतलब ये होता है कि एक गुड्स है आपका, द मिनिमम स्टॉक वैल्यू इज़ ₹1,00,000, 1,00,000 इसका मिनिमम वैल्यू है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू इज़ ₹1,50,000। मिनिमम कितना है? 1,00,000 रुपीज़ है, और मैक्सिमम कितना है, वो गुड्स का वैल्यू कितना बढ़ सकता है? 1,50,000। तो आप दो पॉलिसी परचेज़ करोगे। पहला पॉलिसी जो है आपका वो होगा 1,00,000 रुपीज़ का। ओके, अब अगर दूसरा पॉलिसी आप 1,50,000 का लोगे, तो आपने अगर समझ लो दो, पहली कंपनी से लिया 1,00,000 का, दूसरी कंपनी से लिया 1,50,000 का, बट एक्चुअल कॉस्ट क्या है गुड्स का? 1,50,000 है, तो 1,00,000 भी मिलेगा आपको, 1,50,000 भी मिलेगा, तो आपका इसको आप प्लस कर दोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 2,50,000। ओके, इसका मतलब ये है कि 1,50,000 का गुड्स आप 2,50,000 ले रहे हो, तो आप 1,50,000 इसमें से माइनस कर दो तो आपको कितना बच रहा है? यहाँ पे आपको बच रहा है टोटल अमाउंट 1,00,000, 1,00,000 बच रहा है। इसका मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हो, और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या बोलता है कि आप किसी भी इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। क्लियर, इसलिए ऐसे पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक पॉलिसी लोगे 1,00,000 का, दूसरा लोगे 1,50,000 का, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आपने एक पॉलिसी 1,00,000 का लिया है तो दूसरा पॉलिसी आप 50,000 का ले सकते हो। ओके, ये तो मैक्सिमम है, पर आप जो पॉलिसी ले सकते हो वो पॉलिसी कितने का ले सकते हो? एक तो 1,00,000 का प्लस 50,000। ओके, तो 1,00,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 1,50,000। सी ईयर, इफ़ द मिनिमम स्टॉक वैल्यू इज ₹1,00,000 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज ₹1,50,000, देन द फर्स्ट पॉलिसी विल बी ₹1,00,000, पहला पॉलिसी 1,00,000 का लिया, एंड सेकेंड पॉलिसी विल बी ₹50,000। जो बचा हुआ अमाउंट है, यहाँ तो जस्ट एग्जाम्पल लिया हमने 1,50,000, जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा उसके ऊपर आप सेकेंड पॉलिसी परचेज कर सकते हो। 50,000 देखो ऐसे आया है, 1,50,000 माइनस 1,00,000 इक्वल टू 50,000। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस बिटवीन ₹1,50,000 एंड ₹2,00,000, then one policy is taken for ₹1,50,000 and another policy for excess amount that is ₹50,000। जो अमाउंट एक्स्ट्रा है उसके ऊपर एक और एक पॉलिसी आप दूसरी कंपनी से परचेज कर सकते हो। क्लियर, तो दिस इज़ योर एक्सेस पॉलिसी। ओके, अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। सो नॉर्मली हमने अभी क्या देखा कि फायर इंश्योरेंस पे अगर फायर हुआ तो कंपनी कंपनसेशन पे करेगी, फायर नहीं हुआ तो नहीं पे करेगी। बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होगा, आपको फायर का तो मिलेगा ही पॉलिसी, उसके साथ में आपको अर्थक्वेक, फ्लड्स वगैरह का भी अगर प्रॉब्लम होगा, अगर ऐसे भी आपका लॉस हो सकता है, तो उसके ऊपर भी आप पॉलिसी परचेज़ कर सकते हो। और तब आप कौन सा पॉलिसी परचेज़ करोगे? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ओके, सो नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस ड्यू टू राइट्स, वॉर एसेट्रा। ओके, तो इन सब के ऊपर वो कवर नहीं करती है। हाउएवर दिस पॉलिसी कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी।
तो ये जो पॉलिसी होगा इसके अंडर में बहुत सारे रिस्क कवर हो जाएंगे आपके। द रिस्क मे बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स एसेट्रा। ओके, तो ये केस में यू कैन टेक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। क्लियर। चलो अब आता है आपका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। सो द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस ओनली। जो भी आपका मटेरियल लॉस होगा वो आपको मिलेगा। ओके, लेकिन आपने जो आपका जो गुड्स है ये तो आपका लॉस हो गया। ऐसे एग्जांपल इसका कॉस्ट था 1,50,000, लेकिन ये गुड्स को बनाने के बाद में बनाने का, फिर इसके बाद में ये गुड्स को आपने सेल करने के लिए कितना टाइम अपने पास रखा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एक्सपेंस किया होगा आपके इसके ऊपर। तो वो ऐसे कॉस्ट है जो दिख नहीं रहे, लेकिन कॉस्ट तो आपने किया है। ओके, आपका कॉस्ट तो खर्चा तो आपका हुआ है। तो वो केस में ये जितना भी गुड्स है और जो आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किया होगा वो भी सारा अमाउंट इसमें कवर हो जाएगा। क्लियर। चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलो, द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस ओनली। द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडेमनीफाई। जो इंटेंजिबल इंटरेस्ट होगा वो इंडेमनीफाई नहीं करेंगे। दस द कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड द लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़। ओके, टेंजिबल और इंटेंजिबल जो भी उसका होगा वो भी इसमें कवर होगा। दिस पॉलिसी प्रोवाइड एन इंडेमनिटी टू द इंश्योर्ड फॉर द लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन द रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्किंग। मतलब गुड्स को बनाने में, गुड्स को रखने, अगर गुड्स को अपने पास रख भी रहे हो तो जितना दिन आपके पास है वो भी तो आपका लॉस हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें कौन कवर करेगा? वो ये पॉलिसी कवर कर सकती है। क्लियर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ओके, अभी आपका आता है लास्ट स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको से कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखते हैं। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज। ओके, डैमेज को कवर करेगा टू प्रॉपर्टी कॉज बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर system that has leaked or discharged water accidentally rather than in response to fire and smoke। मतलब फायर और स्मोक की वजह से ही लॉस आपका हुआ होगा, नहीं, एक्सीडेंटली लीकेज हो गया होगा आपकी उस प्रॉपर्टी में से। एग्जांपल जनरली जो गैसेस वगैरह, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उसमें ये पॉलिसी लेते हैं कि अगर लीकेज हो जाता है तो लॉस होगा आपका। तो वो लॉस को कवर करने के लिए यू कैन टेक स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। हाउएवर द डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज बाय फायर, रिपेयर और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी। जो आपका डिस्चार्ज होकर जो भी लॉस हुआ होगा वो इसमें कवर हो जाएगा। क्लियर। ओके, तो ये था आपका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। आई होप यू अंडरस्टूड। सी जो लास्ट वाला है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आई नो। अगर आप एक आध दो पॉलिसी छोड़ भी देते हो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को आपको समझना होगा और समझ के राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन ऑफ फायर इंश्योरेंस। आई नीड आउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय और टेक केयर।